आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएगा, तब तक हम देश को विकसित भारत बना करके उन सारे लोगों को, उन हजारों लोगों को जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाना स्वीकार किया, उन माताओं के बेटों को जिन्होंने हंसते हंसते सीने पर गोली खाना स्वीकार किया, भगत सिंह की तरह भारत माता की जय बोलते हुए फांसी के फंदे पर झूल जाना स्वीकार किया, उन हजारों हजार लोगों को जिन्होंने वीर सावरकर की तरह काल कोठरी में कोल्लू में बैल की जगह जुट जाना स्वीकार किया, उन हजारों लोगों को जिन्होंने जेलों में यातनाएं सही होंगी, बर्फ की शिलाओं पर सुलाए गए होंगे, नाखून प्लास से खींच करके निकाल दिए होंगे या दांत खींच करके निकाल दिए होंगे तो भी उफ नहीं किया होगा, ऐसे लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प हमने प्रधानमंत्री के साथ में किया। हेलो करूँ लाइव चल लाइट चला हेलो वाहेगुरु जी का खालसा भारतीय जनता पार्टी के किशनगढ़ बास विधानसभा मुख्यालय पर आयोजित आज इस वार्ड की सभा
मेरे साथ में उपस्थित किशनगढ़ बाग के पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के नामित प्रत्याशी मेरे भाई आदरणीय श्री रामेश सिंह जी यादव साहब, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय जिलाध्यक्ष जी, आदरणीय मंडल अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ दायित्ववान कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधिगण और इस सभा में इतनी विशाल संख्या में उपस्थित मेरी मातृशक्ति, पिता तुल्य बुजुर्ग, युवा साथियों, मैं अपनी बात कहूं उससे पहले मेरी मातृशक्ति जो इस सर्द रात को इतनी देर तक यहां बैठकर के मेरा इंतजार किया है, मैं आपके धीरज को, आपके हौसले को, आपके श्री चरणों में प्रणाम करके और सम्मान करके अभिनंदन करता हूं। जिन युवा साथियों ने, बुजुर्गों ने भी इतनी रात तक इंतजार किया, मैं उनके धीरज को भी, उनके हौसले और जज्बे को भी सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। जो यहां रुके हुए, कुछ लोग शायद थक करके 5 घंटे के इंतजार में घर चले गए होंगे, जो चले गए हैं उनका भी मैं अभिनंदन और आभार ज्ञापित करता हूं। इधर चुनाव की सभाएं मैं न चाहते हुए भी आगे से आगे कार्यक्रमों में विलंब, और इस अलवर की जनता ने जैसा असीम स्नेह मुझे आज दिया है। सुबह में जयपुर से रवाना होकर के जब थानागढ़ी पहुंचा, अलवर जिले में प्रवेश किया, तब से लेकर के लगातार अब जब मैं आपके बीच में पहुंचा, हर कस्बे में, हर गांव में जिस तरह से स्नेहपूर्वक स्वागत किया, अभिनंदन किया, उसने मेरा हौसला और हिम्मत बढ़ाया। मेरा ये विश्वास जो पूरे राजस्थान का पिछले 3 महीने में कई बार प्रवास करने के बाद में ये दृढ़ हुआ था कि राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने और इस कांग्रेस के पुराज को उखाड़ कर फेंकने का संकल्प कर लिया, तय कर लिया है। आज अलवर के लोगों के द्वारा मिले हुए स्नेह से वो और अधिक प्रगाढ़ हो गया, दृढ़ हो गया। आप लोगों ने प्रतीक्षा की, प्रेम से स्वागत किया, मुझे गुरु साहब के दर्शन करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया। मैं आप सबका हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। मित्रों, चुनाव की 64 बीत चुकी है और थोड़े से दिन बाद में चुनाव होने वाला है, और उस चुनाव के माध्यम से हम इस राजस्थान के भविष्य का फैसला करने वाले हैं। आने वाले 5 साल के लिए राजस्थान की बागडोर किन लोगों के हाथ में रहे, इसका फैसला आप लोगों के द्वारा किया जाने वाला है। देखिए, इतिहास को अगर हम पढ़ें तो पहले शासन करने का अधिकार या तो जन्म से होता था और या भुजाओं की ताकत के आधार पर शीर काट काट करके मिलता था। लेकिन ये लोकतंत्र की माया है और वो संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हम सबको दिया, मैं इस सर्द रात में बाबा साहब के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, ये जो लोकतंत्र में हमको अपना शासन चुनने का अधिकार मिला है, अब हम तय करते हैं कि हमारा शासन कौन करेगा। किशनगढ़ बाग की नगर पालिका के इस वार्ड में हमारा वार्ड का पार्षद कौन बनेगा, यह आप लोग तय करते हैं। पार्षदों के माध्यम से इस नगर पालिका का चेयरमैन कौन बनेगा, यह आप सब मिलकर के तय करते हैं। किशनगढ़ बाग की तकदीर और तस्वीर लिखने के लिए यहाँ का विधायक कौन बनेगा, ये आप लोग तय करते हैं, आप मिलकर के तय करते हैं। आप जिसको चुनते हैं वो विधायक बनता है, जिसको चुनते हैं वो सांसद बनता है। ऐसा चुनाव, ऐसा महत्वपूर्ण चुनाव करने का मौका आप लोग के सामने है और इस निर्णायक घड़ी में निश्चित रूप से हम सबको एक आकलन करने की आवश्यकता है। निर्णय करने से पहले हमको तोलने की आवश्यकता है, क्योंकि ये पहली बार तो चुनाव नहीं हो रहा।
इससे पहले भी अनेक बार चुनाव, 16वीं बार राजस्थान की विधानसभा का गठन होने वाला है। और यहां बुजुर्ग लोग जो बैठे हैं, मेरी उम्र 55 साल हुई है, मुझे लगता है कि 55 बार से ज्यादा उन्होंने मतदान किया होगा। 16-17 बार विधानसभाओं के चुनाव में किया होगा, 17 बार लोकसभा के चुनाव में मतदान करते हुए देखा होगा। पंचायत राज के चुनाव में मतदान करते हुए बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। नगर पालिकाओं के चुनाव में, कोऑपरेटिव के चुनाव में, विभिन्न चुनाव में हम सब ने मतदान करते हुए देखा होगा या मतदान किया होगा। हमने अब तक मतदान किस उद्देश्य को लेकर के किया, किस विषय को ध्यान में रख करके किया? जब हम नगर पालिका का मतदान कर रहे होते हैं, तब हम मतदान करते हैं कि हमारे मोहल्ले में, हमारे पड़ोस में, हमारे जान पहचान करने रखने वाला, हमारे नजदीक खड़ा रहने वाला ऐसा व्यक्ति कौन है जिसको हम मतदान करते हैं। या फिर हम मतदान करते हैं मेरी जाति का व्यक्ति कौन है, उसके नाम पर मतदान करते हैं। मेरी विचारधारा का व्यक्ति कौन है, उसके नाम पर मतदान करते हैं। किसने हमारा ख्याल रखा है, उसके नाम पर मतदान करते हैं। और कई बार किसने ख्याल नहीं रखा, उसको काटने के लिए मतदान करते हैं। लेकिन अब की बार का चुनाव जो है वो विशेष चुनाव है, और वो विशेष इसलिए है कि आज भारत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने 130 करोड़ देशवासियों के साथ में किया है कि हम आने वाले 25 साल में इस अमृत काल से प्रारंभ होकर के जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएगा, तब तक हम देश को विकसित भारत बना करके उन सारे लोगों को, उन हजारों लोगों को जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाना स्वीकार किया, उन माताओं के बेटों को जिन्होंने हंसते हंसते सीने पर गोली खाना स्वीकार किया, भगत सिंह की तरह भारत माता की जय बोलते हुए फांसी के फंदे पर झूल जाना स्वीकार किया, उन हजारों हजार लोगों को जिन्होंने वीर सावरकर की तरह काल कोठरी में कोल्हू में बैल की जगह जुट जाना स्वीकार किया, उन हजारों लोगों को जिन्होंने जेलों में यातनाएं सही होंगी, बर्फ की शिलाओं पर सुलाए गए होंगे, नाखून प्लास से खींच करके निकाल दिए होंगे या दांत खींच करके निकाल दिए होंगे, तो भी उफ नहीं किया होगा। ऐसे लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प हमने प्रधानमंत्री के साथ में किया। और विकसित भारत यदि बनाना है तो एक तरफ नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित, किसान, महिला, इन सब के सम्मान को सुस्थापित करने के संकल्प को लेकर के पिछले 9.5 साल से काम कर रहे। पिछले वर्षों में किए गए प्रयासों के माध्यम से विभिन्न योजनाएं, जिन योजनाओं को धरातल पर उतारा गया, चाहे वो गरीब को घर देने की हो, चाहे वो मां को, माताओं बहनों को सम्मान देने के लिए उनकी गरिमा के साथ उनको समझौता न करना पड़े। आपको आश्चर्य होगा, मुझे याद आता है कि जब 2015 में मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए यूनाइटेड नेशंस में भेजा था, संयुक्त राष्ट्र संघ, और उस समय में सतत विकास के लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर डिसाइड करने के लिए दुनिया में चर्चा हो रही थी। खुले में शौच से मुक्त विश्व बने और पीने के पानी की, स्वच्छ पानी की सुविधा पूरे दुनिया को मिले, हर व्यक्ति को अधिकार मिले, इसके ऊपर पूरे विश्व में एक साथ निर्णय हो रहा है। मैं भारत के प्रतिनिधि के नाते वहां जिस टेबल पर भारत का नाम और भारत का झंडा लिखा हुआ, वो कार्ड लगा हुआ था, उसके पीछे बैठा था। दुनिया में खुले में शौच के लिए कितने लोग अभिशप्त हैं, इसका एक आकलन किया गया था। 100 करोड़ लोग ऐसे अभिशप्त, ऐसे माने गए थे कि पूरे दुनिया में 100 करोड़ लोग। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जितने लोगों ने वहां भाषण दिए, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल, वहां के अध्यक्ष, दुनिया भर के देशों के 2 प्रतिनिधि वहां थे, जो भी भाषण देने के लिए खड़ा हो रहा था, वो ये कह रहा था कि उस 100 करोड़ में से 60 करोड़ लोग अकेले भारत में, और मैं अपराधी की तरह बैठा बस सुन रहा था। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि आजादी के 67 साल लगभग बीत गए,
देश की 62% आबादी के पास में सामान्य शौचालय की सुविधा नहीं है। 60 करोड़ लोग ऐसे थे, 30 करोड़ माताएं बहनें ऐसी थी जिनको नित्य प्रतिदिन अपनी गरिमा के साथ में समझौता करना पड़ता था। सुबह सवेरा, फिर सुबह सूरज न उग जाए इसके लिए चौक करके रात को 3-4 बार जागना पड़ता था और रात को अंधेरा कब होगा इसका इंतजार करना पड़ता था सामान्य नित्य कर्म के लिए। और पूरी दुनिया भारत को अपराधी की तरह देख रही थी। 60 करोड़ लोगों को, 30 करोड़ माताओं बहनों को 11 करोड़ शौचालय बना करके सम्मान देने वाले नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 4 करोड़ माताओं बहनों को जिनके सिर पर पक्की छत नहीं, मेरी मां यहां बैठी है, उनको जानती है, उस दर्द को ये समझ सकती हैं कि जब सिर पर पक्की छत नहीं होती, बरसात में टपकती है, बेटे को अपने कलेजे के टुकड़े को भीगने से बचाने के लिए वो खुद भीगना स्वीकार करती है। रात को ठंड में जब ठंडी हवा आती है तब वो झोपड़े में अपने बच्चे को किस तरह से अपने पास चिपका करके सुलाती है, इसको ठंड न लग जाए। उस गरीब मां के दर्द को समझते हुए गरीब मां का बेटा नरेंद्र मोदी जब सरकार में आया तो 4 करोड़ ऐसे लोगों को आवास देने का काम उन्होंने किया। मुझे याद आता है कि जब लोकसभा में 2014 में हम चुन करके गए, हमारा देश का यान मंगल ग्रह तक पहुंचा था, तो हम चांद पर भी जाकर भारत का झंडा गाड़ चुके। और सूरज की अध्ययन करने के लिए, हम सौरमंडल का अध्ययन करने के लिए उस ऑर्बिट में भी अपना यान भेज चुके। उस समय मंगलयान जब पहुंचा था तो लोकसभा में जब ऐसी कोई बड़ी घटना हो, कोई खराब घटना हो जाए, कोई अच्छी घटना हो जाए, देश कुछ हासिल करे, मेडल जीत ले, कोई बड़ा देश चुनौती को पार कर ले, तो सामान्यतः लोकसभा में उसके ऊपर चर्चा होती। स्पीकर ने चर्चा रखी, आदरणीय सुमित्रा महाजन जी उस समय स्पीकर थी, उन्होंने चर्चा करने का अवसर प्रदान किया और उन्होंने कहा कुछ आगे होंगे, बहुत सारी पार्टी के लोगों के जिन अभी घूम रहे हैं, उन्होंने अवसर प्रदान किया। अनेक लोग, अलग अलग पार्टी के लोग, अपने अपने विचारधारा के लोग अपनी बात कर रहे थे। कुछ प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई दे रहे थे, कांग्रेस के नेता ये कह रहे थे कि हमारे जमाने में शुरू हुआ था, अब पूरा हुआ है, इसलिए बधाई देने का हक, बधाई लेने का हक हमारा बनता है। हर एक पार्टी का व्यक्ति अपने अपने विचार के अनुसार, अपने अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता के अनुसार अपनी बात कर रहा था। मुझे भी पार्टी ने बात करने का अवसर दिया। मैंने कहा, प्रधानमंत्री जी उपस्थित थे, मैंने कहा ये देश के लिए सौभाग्य का विषय है, सम्मान का विषय है, लेकिन मैंने कहा प्रधानमंत्री जी हम मंगल ग्रह तक पहुंच गए, बेशक कल चांद तक चले जाएंगे, हम शायद उसके आगे भी कहीं पहुंच जाएंगे, लेकिन मैं जिस क्षेत्र से आता हूं मेरे यहां अभी भी मेरा भाई छोटा जो है वो लालटेन की रोशनी में पढ़ने के लिए मजबूर है। मेरी माताएं बहनें शाम को डिबरी जला करके जल्दी जल्दी में खाना पकाती हैं कि अंधेरा हो जाएगा, कुछ कीट पतंगे गिर जाएंगे खाने। मेरे छोटे भाई अपना मोबाइल चार्ज कराने के लिए ट्रैक्टर की बैटरी से मोबाइल चार्ज हो सके उसको 10 रुपया एक बार चार्ज कराने का देता है, क्योंकि उनके घर में बिजली नहीं है। 18,000 पंचायतें बिना बिजली के हैं और देश में 4 करोड़ घर ऐसे हैं जिनमें बिजली नहीं है। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं मित्रों, आप लोगों के विश्वास करते हैं कि सरकार नरेंद्र मोदी जी की उसे 4 करोड़ परिवार को बिजली बिना पहुंचाने का काम किया। 10 करोड़ माताएं बहनें ऐसी थी जो रोजाना 30-40 सिगरेट पीने जितना धुआं जो है उन उपलों से निकला हुआ, उन कंडों से निकला हुआ, उन लकड़ी की सूखी गीली लकड़ी से निकला हुआ धुआं उनके सीने में समाता है। डॉक्टर कहता है 2 सिगरेट पी लो तो भी आदमी के लिए नुकसानदायक है। 40-40 सिगरेट के जितना धुआं मेरी माताओं बहनों के सीने में जाता था। और केवल धुआं नहीं, दिन में 4-4 घंटे उन माताओं बहनों को सूखी लकड़ी पीने के लिए या घर में उपले खापने के लिए टाइम खर्च करना पड़ता। उन माताओं बहनों के दर्द को समझ करके और 9-10 करोड़ माताओं बहनों को गैस का चूल्हा देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, मेरी दादी मां जब मैं छोटा था वो हर रविवार का उपवास करती। मैंने कई बार उनसे पूछा, मैंने कहा दादी मां आप रविवार का उपवास क्यों करते, ये कौन से भगवान का वार है? तो वो कहते थे कि ये शास्त्री जी का वार है। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि जब चीन के साथ में लड़ाई के बाद 65 में जब पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई हुई तो देश में खाद्यान्न की कमी आ गई। भारत में
अमेरिका से, मैक्सिको से, ऑस्ट्रेलिया से हम गेहूं के जहाज भर भर के लाते थे और यहां अपने लोगों का पेट भरते थे। ये तो देश के किसानों का अभिनंदन करता हूं, अन्नदाता का सम्मान करता हूं कि आज भारत को उन्होंने अपनी मेहनत से धरती का सीना फाड़ करके भारत को खाद्यान्न के लिए न केवल आत्मनिर्भर बनाया, अभी तो दुनिया के 10 सबसे बड़े खाद्यान्न बनाने वाला देश बना दिया। आज हम सबसे ज्यादा गेहूं पैदा करते हैं, सबसे ज्यादा चावल पैदा करते हैं, सबसे ज्यादा तिलहन पैदा करते हैं, सबसे ज्यादा दलहन पैदा करते हैं, सबसे ज्यादा दूध पैदा करते हैं, सबसे ज्यादा गन्ना और चीनी पैदा करते हैं। दुनिया के पहले या दूसरे नंबर पर कभी न कभी कपास में रहते हैं। हम दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पैदा करते हैं। हम दुनिया की सबसे ज्यादा मछली का निर्यात करने वाले देश हो गए। ये मेरे किसान की मेहनत का परिणाम। मेरी दादी मां कहती थी कि शास्त्री जी ने आह्वान किया था कि सबको एक टाइम पर सप्ताह में व्रत रखना चाहिए ताकि दूसरे लोगों को रोटी मिल सके, इसलिए मैं उपवास करती हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आप देखिए कि उस शास्त्री जी ने कहां रेडियो के माध्यम से कहीं एक बात बोली होगी, देश के कितने लाखों लाख लोगों ने उनकी उस भावना का पालन करते हुए जीवन पर्यंत एक दिन तक व्रत रखा। कि नेतृत्व के ऊपर श्रद्धा और विश्वास का प्रश्न होता है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आप गैस के चूल्हे में, जो गैस के सिलेंडर में आपको सब्सिडी मिलती है, अगर आप उसको छोड़ दो तो मैं गरीब माताओं बहनों को गैस का चूल्हा मुफ्त में दे दूंगा। देश में करोड़ों लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी और अब देश में 10 करोड़ माताओं बहनों को उस धुएं से मुक्ति दिलाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। किसानों को किसान सम्मान निधि मिले, इसके अतिरिक्त अनेक योजनाएं। अगर मैं सब योजनाओं की चर्चा करने लगूंगा तो रामेश जी एक दूसरा काम करेंगे। आप यहाँ